अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,20,794 पॉइंट्स रही। जुमे के रोज कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 984 पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,991 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान में IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी के लिए दूसरा मिशन भेजा है। IMF हकाम वजारत खजाना, स्टेट बैंक, FBR से मुज़ाकरात करेंगे। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड मुतारिफ करा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी ट्रंप कार्ड के नाम से गोल्डन कार्ड मुतारिफ करवा दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि खुद इसके पहले खरीदार भी बन गए। डोनाल्ड ट्रंप ने AB5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम को गोल्ड कार्ड में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद अब कोई भी 50 लाख अमरीकी डॉलर्स में अमरीकी शहरियत खरीद सकता है। चेयरमैन नेप्रा ने कहा है कि बिजली नरखों में कमी आइंदा चंद रोज में ₹5 का रिलीफ मिलेगा। नेप्रा का कहना है कि ₹5 फी यूनिट रिलीफ आइंदा चंद रोज में मिल जाएगा और टैरिफ से मुतालिक मामला को हतमी शक्ल देने का काम जारी है। चिराट सीमेंट ने 6 मेगावाट के सोलर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी फैक्ट्री में 6.065 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के इफ्तिताह के साथ अपने काबिल तजदीद तवानाई के पोर्टफोलियो में तोसी का ऐलान किया है। ये ऐलान कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जुमे के रोज भेजे गए एक नोटिस में आगाह किया। बांग्लादेश में बैंक अल-फलाह ऑपरेशंस HND का आगे न बढ़ने का फैसला। बैंक अल-फलाह लिमिटेड ने कहा है कि श्रीलंका के HND ने बांग्लादेश में BAFL के ऑपरेशंस के साथ आगे न बढ़ने का फैसला किया है। बैंक अल-फलाह ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपने नोटिस में कहा है कि हम इस बात का हवाला देते हैं जो 26 अगस्त 2024 और 15 नवंबर 2024 को बैंक अल-फलाह की जानिब से अहम मालूमात के इंकशाफ में की गई थी। ट्रंप टैरिफ ने आलमी मईशत को हिला दिया। स्टॉक मार्केट में मंदी, डॉलर कमजोर। जुमरात को स्टॉक इंडेक्स में जबरदस्त मंदी देखने को मिली, जबकि अमरीकी डॉलर कमजोर हुआ और तेल की कीमतें 6% से ज्यादा गिर गईं, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के शदीद अमरीकी तजारती टैरिफ ने आलमी तसादबाजी के खदशात को हवा दी और सरमायाकारों को बॉन्ड जैसे महफूज असासों की तरफ राग़िब किया। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, वक्त अब रह गया है बहुत कम। जी हाँ, PSMU आपके लिए लेकर आया है डिफरेंट कोर्सेज, जिसको करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको शुरू होने में बस कुछ ही चंद ही दिन बाकी हैं और जल्दी से जाएं। बहुत चंद स्लॉट्स रह गई हैं, तो जल्दी से जाएं, अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी मैं बात कर रही हूँ नशीद मलिक साहब की। तो उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं आप लोगों के सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो जो है फ्राइडे मार्केट के ऊपर और कल मंडे मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर एक ओवरव्यू मैं आपका चाहूंगी। आज मार्केट का ये है कि मार्केट ने खुशी भी दी फिर गम भी दिया। मार्केट अपने हाईएस्ट एवर लेवल यानी कि 1,20,000 के लेवल को क्रॉस किया पहली दफा हिस्ट्री में मार्केट ने। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मार्केट नीचे आ गई।
मेनली जो है वो इंश्योरेंस जो है वालों की सेलिंग थी। आज के दिन में प्रॉफिट टेकिंग की सेलिंग थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो मंडे की मार्केट जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रही है। सही बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ सवालात हैं जो है आपके लिए, तो हम सबसे पहले वो करते हैं। पीपीएल, ओजीडीसी, अच्छा एक साथ इतने सारे सब पूछ लेते हैं। ओजीडीसी, एसटीपीएल एंड टीपीएलपी, टैरिफ की वजह से इंटरनेशनल मार्केट ओवरऑल क्रैश हो गई है। क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर असर आएगा? और ईरान यूएस वॉर का भी बताएं, क्या इफेक्ट आएगा? नहीं, नहीं आएगा। फिलहाल तो अभी कोई पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव ही है हर चीज। सही। अच्छा, जीसीआईएल के बारे में तफसील से बताएं, जीसीडब्ल्यूएम के बारे में भी। तफसील से। जी। तफसील आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें, हम आपको तफसील से सारी बातें बताएंगे। दैट्स ट्रू, अभी बिल्कुल। जाहिर है टाइम की शॉर्टेज है। हम लोगों ने इससे रिलेटेड कोर्स इंट्रोड्यूस कराया है, इक्विटी रिसर्च का और फंडामेंटल एनालिसिस का, जिसमें डिटेल्ड आंसर्स मिलेंगे। स्टॉक से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड, चीज़ों को एवेल्युएट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, और उसके अलावा दूसरों को बीट कैसे करना है स्टॉक मार्केट में। हाँ, शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जीसीआईएल अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए की जा सकती है। सही। और जीसीडब्ल्यूएम? जीसीडब्ल्यू, ये लिखा हुआ सही है? जीसीडब्ल्यू कोई स्टॉक है नहीं, मेरी नहीं। नॉलेज जितनी। जी सही। जी। चलें अभी तो जरा टाइम नहीं है, वरना मैं चेक कर लेती। क्यों, हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो। चलें, बीसीएल होल्ड या सेल? बीसीएल, डीसीएल। सर बी, बी बीसीएल। जी, होल्ड ही रखिए फिलहाल। ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूटीएल एंड कोहिनूर, उनको पैसे कम मिलेंगे, प्लीज व्यूज। डब्ल्यूटीएल कोहिनूर को पैसे कम मिलेंगे, क्या मतलब ईदी कम कब मिलेगी, मिलेंगे? क्या मिलेगा ये? ये क्वेश्चन काइंडली जरा आप लोग प्रॉपर किया कीजिए। पैसे कब मिले, आई थिंक कब मिलेंगे होगा, ये इन्होंने कम लिखा हुआ है। कब मिलेंगे प्लीज व्यूज। कोहिनूर एनर्जी को जितना मुझे आइडिया है कि मिल जाने चाहिए थे अभी तक पैसे। सही। चले हम इसको आगे आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, द मार्केट इज स्काई हाई बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक आर द बॉटम लेवल, क्यों? कौन से स्टॉक्स हैं जो बॉटम लेवल पे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आई थिंक ये बहुत वेग सवाल है, ऐसे बिल्कुल ही वेग किस्म के सवाल ना लिया करें शो में। सर जिसका ना सर ना पैर। सही। प्लीज गाइड, आई वांट स्विच यूनिटी इन अनदर आइटम, काइंडली सजेस्ट एनी गुड आइटम। हाँ, यूनिटी को आप स्विच कर सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप अगर आप विद इन फूड सेक्टर ही देख रहे हैं तो आप जो है बीबीएफएल को भी देख सकते हैं, अगर आपको अच्छे रेट के ऊपर मिल जाए बिलो 45। आप टॉमसीएल को भी देख सकते हैं, आप कोलगेट वगैरह जैसे स्टॉक को भी देख सकते हैं। अ, बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके अलावा अगर आप बाकी हम आ जाएं तो सिस्टम्स, एयरलिंक, फौजी सीमेंट, ये सारे ऑप्शंस हैं, ओजीडीसी। सही है। अच्छा, ये भी पूछा गया है, सीएसएपी एंड लॉट्स होल्ड और एग्जिट। जी, मेरे ख्याल से ये लॉटे, अगर लॉट की, मेरे से लॉटे केमिकल की बात कर रहे हैं नहीं, लोड्स का या पूछा है, लो। लॉटी केमिकल नहीं, लोड। अच्छा, लोड्स, जी। लोड्स। हाँ, लोड्स। होल्ड करेंगे एग्जिट? और लोड्स और दूसरा सीएसएपी। लोड्स होल्ड, और आई थिंक सीएसएपी भी होल्ड ही है। ये किसी कुछ। हाँ। ठीक है। अच्छा, एमएल। मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये सवाल दो तीन शोज पहले भी आया है, रिपीट हुआ है दोबारा। अच्छा, ओके। सही। हाँ, सीएसएपी के तो आया है सवाल, बिल्कुल। अच्छा, एमएलसीएफ, एफसीसीएल, एनपीएसओ, टारगेट प्राइस। जी, एफसीसीएल की टारगेट प्राइस 55 है हम्म। शॉर्ट टर्म। उसके अलावा अगर हम देखें तो मेपल लीफ की अगर हम बात करें तो मेपल लीफ को अब तो मेपल लीफ की टारगेट प्राइस जो है वो शॉर्ट टर्म में ये 70 को टच करेगा और फिर आगे फर्दर जाएगा। और तीसरा इन्होंने कौन सा पूछा? पीएसओ। हम्म। पीएसओ, पीएसओ। पीएसओ। जी।
हाँ, PSO 450, हम्म 450। ठीक है। अच्छा, NML टारगेट प्राइस फॉर शॉर्ट टर्म। NML 115, ओके, मिजान बैंक टारगेट प्राइस। 270। अच्छा, FCEPL सेलिंग टारगेट। जी, FCPL को आप सेल कर सकते हैं इस रेट के ऊपर। ओके। अच्छा, ये है हपको होल्ड करें सेल करें, बाइंग रेट है इनका 120। होल्ड। ठीक। SSGC का कहाँ बाय करें दोबारा। SSGC आप जो है वो 35 36 तक की रेंज में बाय करें। सही। PPL और सर्ल का टारगेट प्राइस। PPL का 230 और सर्ल 120। सही। अच्छा, HBL टारगेट प्राइस, और ये भी साथ में है कि पेल मंडे व्यू क्या होगा। पेल पॉजिटिव होना चाहिए। HBL 170। सही। ओके, FFL टारगेट प्राइस। FFL 20 रुपये। अच्छा, आई एम स्टक इन PNSC at 450. What to do now? Any chance that it will get to 500? क्या क्या किस चीज में स्टक है? PNSC, PNSC अच्छा अच्छा अच्छा, पाकिस्तान नेवल। स्टक एट at स्टक इन। 450, 450। क्या करूं अब, क्या चांस है इसके 500 तक जाने के। इसमें कुछ वन टाइम डेवलपमेंट्स हुई थी, तो ये है कि आप अभी वेट ही करें। सही। फिलहाल तो वेट ही करें। ओके, कैपको पावर को थोड़ा सा एनालाइज कर दें। कैप को डिविडेंड के लिए अच्छा है शॉर्ट टर्म में। सही। अच्छा, जिलेट GLPL होल्ड एक्यूमुलेट और सेल। होल्ड। सही। ओके। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पूछा चलिए तो यहाँ हाउ मच डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम SPWL। जी, SPWL की कैपेसिटी तो है कि वो डिविडेंड अच्छा दे सकता है। सही। अच्छा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो सेक्टर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या इन कंपनीज में पोजीशन ले सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज अच्छी हैं। लोड्स AGIL। सही। अच्छा, OGDC और मारी का बाइंग लेवल बता दें। OGDC OGDC का बाइंग लेवल है 210 के अराउंड। और दूसरा इन्होंने कौन सा पूछा? ये इन्होंने मारी का पूछा दो। है, मारी और OGDC। हाँ, OGDC आप 220 से नीचे बाइंग शुरू कर सकते हैं। सही। अच्छा, 210 से 200। और सही। मारी। अच्छा, PRL का लाजमी बताएं बाइंग लेवल। PRL आप 35 या उससे नीचे बाइंग कर सकते ठीक है, बाइंग प्राइस ऑफ PPL एंड मारी। अच्छा, ये तो हो गया ना इसका। हैं। जी। सेल। ओके। PSO क्यों नीचे आ गया है, और एयरलिंक को होल्ड करें और सेल। होल्ड। PSO मार्केट में सेलिंग आई है इसलिए। और एयरलिंक होल्ड। सही सही। अच्छा, ये इन्होंने पूछा है SSGC BAFL और सिस्टम, सेल एट करंट प्राइस और होल्ड। होल्ड। तीनों होल्ड। ठीक है। जी। अच्छा, FCCL एंड GWCL सेलिंग प्राइस फॉर शॉर्ट टर्म। 55। सही। अच्छा, ये इन्होंने मेरे ये ख्याल से इन्होंने हम्म, GWLC का पूछा होगा इन्होंने। जी जी। 55 और 45। सही। अच्छा, GCIL के हवाले से पूछा कि इसके साथ क्या हुआ है, शेयर प्राइस इतनी डाउन क्यों है। कुछ नहीं, इसकी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हुई है। अच्छा। आ, और उसके अलावा अगर हम देखें तो अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी हुई है। ये देखना पड़ेगा। टैक्स हुआ है ये, इसी वजह से। ओके। अच्छा, मारी के बारे में बताएं कि बाय एवरेज है इनकी 685, व्हाट शुड आई डू, बिग बाइंग होल्डिंग। मारी। मारी, मारी। जी जी जी, मारी का। मारी होल्ड ही रखे हैं अभी। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर नशरत आपका। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द
सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली और जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रैश हो चुकी है और क्या मामलात हैं, बहुत ही संगीन मामलात हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे। तो इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। लेट्स वेलकम हिम और उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, जल्दी से बताइए हमारे नाज़रीन को कि इस वक्त आप किस तरीके से देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। देखें, इस वक्त तो जो टर्म यूज किया जाएगा वो तो ब्लड बाथ यूज किया जाएगा जो आज इंटरनेशनल मार्केट्स में, बल्कि जब से टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं उस रात से, यानी 2 अप्रैल की रात से जो मूवमेंट हुई भी है, और बहुत ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी है। और खास तौर पे वेट किया जा रहा था आज के दिन का नॉन फार्म पेरोल्स का। गोल्ड की बात करें तो हमें मुसलसल सुबह से काफी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा से पुल बैक जरूर आया था, लेकिन वो फिर दोबारा क्रैश हुई है। ऑयल की प्राइसेस में हमने देखी, अच्छा जो बेसिकली आज के दिन जो बेसिकली ये चीज शुरू हुई, चाइना की तरफ से रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो यूएस के ऊपर लगाए गए 34%। और उसके बाद हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस भी क्रैश हुई, और ऑयल का जो फ्लोर था $65 का, वो ब्रेक होते के साथ ही एक जो है वो मैसिव डिक्लाइन आया, और 60 पॉइंट अराउंड 8778 का जो है वो लो रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद अब थोड़ा सा पुल बैक जरूर आया ऑयल के अंदर, लेकिन जो है वो क्योंकि फ्लोर अब ब्रेक हो चुका है, तो ऑयल की प्राइसेस के अंदर हम गोइंग फॉरवर्ड जो है वो मजीद डिक्लाइन देख सकते हैं टुवर्ड्स 55 से $50 के रीजन के अंदर। मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगा। पहले तो जो एक तो ये वजह थी, फिर उसके बाद जब यूएसए के जो नंबर्स रिलीज हुए एम्प्लॉयमेंट के, हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 4.2% पे हो गया। इतना कोई बहुत ज्यादा मेजर इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन साथ में नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर जो है वो पॉजिटिव रहे। और जिसकी वजह से जो है वो हमने कल भी ये बात की थी कि अगर नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर्स अच्छे आते हैं तो फेड के ऊपर जो ट्रम्प की तरफ से प्रेशर है वो थोड़ा सा एक तरह से कम हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अभी हमने रिसेंटली अभी हमारी इस प्रोग्राम से पहले जो है वो पावेल की कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, और उससे पहले ट्रम्प की भी कुछ कमेंट्स आए। तो ट्रम्प ने आज के नंबर्स के बाद और जो इस तरह की मार्केट क्रैश हुई है, तो ट्रम्प की तरफ से प्रेशर मजीद है। उन्होंने तो स्टेटमेंट भी दे दी कि फेड के लिए आइडियल टाइम है कि वो रेट कट्स जो है वो काफी तेजी से करने, अग्रेसिव रेट कट्स शुरू कर दें। लेकिन अभी पावेल, उसके बाद जैसे ही पावेल की स्पीच आई है, पावेल ने उस चीज को इग्नोर कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम बहुत ज्यादा देख के जो है वो फैसले करेंगे, और अभी इकोनॉमी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हम जो है वो अग्रेसिव रेट कट्स के लिए जाएं। हाँ, उन्होंने एक चीज की जरूर हिंट दे दी है पावेल ने। उन्होंने ये कहा है कि जो टैरिफ्स ट्रम्प की तरफ से लगाए गए हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है, और इसका काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो यूएस की इकोनॉमी पे हो सकता है। और जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो भी जो है वो बढ़ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और कह रहे हैं कि अगर इसके बाद अगर कोई मेजर इम्पैक्ट आता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या इन्फ्लेशन के ऊपर, तो फिर फेड इंटरवीन करके कोई रेट कट के लिए जाएगा। अदरवाइज जब तक सिचुएशन बहुत ज्यादा, अभी तो परेशान होने वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा उन्होंने कुछ इंडिकेशन दी कि अभी कंसर्न्स थोड़े से कब पहले के मुकाबले में इसके रिसेशन के बढ़ गए हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल अभी इस चीज के ऊपर किसी किस्म की कोई स्ट्रॉन्ग कमेंट्स नहीं दिए हैं। तो ये एक वजह है कि स्टॉक मार्केट से पावल के कमेंट्स के बाद गोल्ड के अंदर हम देखें तो मजीद एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन हुआ है, और प्राइसेस एक तरह से गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे फ्री फॉल इस वक्त उसमें है। सिल्वर की प्राइसेस तकरीबन 7% डाउन है आज, 29.6 पे इसको ट्रेड कर रही है मे के कॉन्ट्रैक्ट में। इसी तरह प्लैटिनम की प्राइस 915 पे है, और तकरीबन 4% प्लैटिनम की प्राइसेस भी डाउन है। तो मजीद इनके अंदर गोइंग फॉरवर्ड अगर देखें तो पुल बैक जरूर आएंगे, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस अगर यहाँ पर स्टेबल नहीं होती 3100, तो मेरे हिसाब से टॉप रजिस्टर हो चुका है 3200 पे, और गोल्ड की प्राइसेस अब एक थोड़ी सी अब करेक्शन अपनी करेंगी। अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो हो सकता है 2850 और 2770 यहाँ तक गोल्ड के अंदर हम गोइंग फॉरवर्ड करेक्शन देख सकते हैं, अगर प्राइसेस 3100 के नीचे स्टेबल रही। तेजी के लिए गोल्ड की प्राइसेस को 3100 के ऊपर स्टेबिलिटी लाजमी चाहिए। ऑयल की बात करें तो ओपेक भी अपने आउटपुट इंक्रीज करने जा रहा है, तो ऑयल की प्राइसेस, एक तो मैंने कहा था दोबारा आऊंगा तो मैं अपने पॉइंट को ऑयल के दोबारा यहाँ से कंटिन्यू इस तरह करूंगा कि ऑयल की प्राइसेस 55 तक, एक तो रीजन है कि आउटपुट भी ओपेक कंट्रीज अपने ओपेक और नॉन ओपेक
जो है वो बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे अगर टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है, तो फिर ट्रम्प की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो यूएस ऑयल की प्रोडक्शन को मजीद बढ़ाया जाए, ताकि जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस ग्लोबली जो है वो मजीद अंडर प्रेशर आए और अराउंड $55-50 के पास आके थोड़ी सी स्टेबल हो, ताकि जो इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट आना है टैरिफ से वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सके। तो ये फैक्टर्स है सारे। अब गोइंग फॉरवर्ड हमें इसी तरह का फिलहाल अभी देखने को सप्रेशन मिल सकता है प्राइसेस के अंदर। तो ये है, और स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी थोड़ा सा भी गुंजाइश मजीद है गिरने की। सही बिल्कुल। अच्छा सर, अब जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में इतना ज्यादा एक क्रिएट हुआ हुआ है पैनिक, तो अभी तक हमारी मार्केट जो है, मैं समझ रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है, बट इसके कुछ इफेक्ट्स जो हैं, क्या हम इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, हम क्या अपनी मार्केट में कुछ देख सकते हैं? क्या, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, डिपेंड करता है। ऑयल की प्राइसेस अगर नीचे आती तो एक तरह से पाकिस्तान के लिए, तो हम तो इंपोर्ट करते हैं ऑयल, तो हमारे लिए तो एक तरह से बेहतर ही है, तो वो हमें रिलीफ थोड़ा सा मिलेगा। जो इन्फ्लेशन यहाँ पर है उसमें थोड़ा सा एक रिलीफ मिलेगा ऑयल की प्राइसेस की वजह से। हम्म। लेकिन साथ में देखिए, ट्रिकल डाउन इफेक्ट लाजमी आता है। अगर हम 2007 की बात करें, 2020 कोविड के जो मार्केट, ग्लोबली स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, हमारी मार्केट भी अराउंड 41,000 से डिक्लाइन होकर 27,000 तक गई थी। तो अब हम्म। देखना ये कि ये क्या सस्टेन्ड रहता है, ये जो स्टॉक मार्केट का एक तरह से टर्मोइल जो है ग्लोबली जो क्रैश हुई है। हम्म। अगर तो ये थोड़ा सा कुछ अरसे थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, तो डेफिनेटली हमारे स्टॉक मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। अब देखना ये होगा कि कितना मैसिव होता है, या वो एक सर्टेन पॉइंट तक जो है वो जो है उस पर काबू पा लिया जाता है। तो ये चीज़ है। और आज की अगर हम हमारी मार्केट की बात करें, तो प्रॉफिटिंग देखने में एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ओपनिंग के साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग प्राइस के अंदर जो है वो हमने देखा कि तकरीबन 1,20,700 का हाई रजिस्टर हुआ। लेकिन उसके बाद जो है वो प्रॉफिटिंग देखने में आई, और प्राइस जो है इंडेक्स है हमारा 1,18,700 के पास जो है वो क्लोज हुआ है। तो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड थोड़े से प्रॉफिटिंग हम नेक्स्ट वीक के अंदर देखें इसके अंदर मजीद। और हम्म। तेजी के लिए जो है वो 1,16,000, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 1,16,450 से 1,16,600 का रीजन, ये अब मार्केट का जो एक तरह से सपोर्ट कर रोल प्ले करेगा। तो इंडेक्स हमारा जब तक इन दो लेवल्स के ऊपर स्टेबल है, और फिर अगर थोड़ा सा नीचे कर जाए, तो जो मीडियम टर्म के अंदर 1,13,700, तो ये कुछ दो एरियाज हैं। इसके ऊपर अगर हमारा इंडेक्स सस्टेन कर जाता है, तो वेल एंड गुड। अपसाइड पे ये जो आज का हाई लगा है, ये इसका दोबारा टारगेट करेगा इस हाई को, और फिर इसको ब्रेक करके 1,22,500 जो है वो इसका अपसाइड के ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट होगा। अदरवाइज जब अगर तो ये अगर जो नीचे 1,13,700 और 16,450, ये दो अगर क्रूशल ब्रेकडाउन होता है सपोर्ट्स का, तो फिर हम देख सकते हैं कि जैसे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक हम्म। करेक्टिव जो डिक्लाइन हुआ है, वो इसी तरह का हम जो है फिर स्टॉक हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर भी फिर उस तरह की कोई मूव विटनेस कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, अब यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो है टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके कौन से हैं मंडे के लिए, वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले जो आपसे सवाल पूछा गया है, स्पेल के बारे में पूछा गया, व्हेन व्हेन स्पेल विल टच 50, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। हाँ जी, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम स्पेल को हम देखेंगे अराउंड वीक। इसको हम वीकली से देखना शुरू करेंगे कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कहाँ तक इस वक्त इसकी प्राइसेस हैं और कहाँ से बढ़नी शुरू हुई है। देखिए, इसकी फिलहाल जो इसका हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइसेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इसके अंदर जो ब्रेकआउट था, बुलिश ब्रेकआउट, वो 17 रुपए के बाद था, और प्राइस इसकी शूट करके तकरीबन 56 रुपए तक गई है उस रैली के अंदर। उसके बाद जो पुल बैक आया था वो लिमिटेड था, तकरीबन 30 रुपए, 31 रुपए 50 पैसे, और फिर उसके बाद हमने देखा जो प्राइस स्टेबल हुई तकरीबन 36 रुपए के पास हुई। देखिए, फिलहाल हो सकता है यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके अंदर डिप मजीद आ सकता है, डिप अराउंड 37 तक का, 30, तो ये एक अच्छा एरिया होगा इसका, बिटवीन 32 टू 37 का, कि इस रीजन के अंदर यहाँ पर इसको बाय किया जाए। और फिर इसका जो ये ट्रेंड लाइन हम देख रहे हैं, ये इसका पहला टारगेट होगा, तकरीबन 49 और से लेके 57 का जो रीजन है, यहाँ पर इसकी प्रॉफिटिंग की जा सकती सही बिल्कुल। अच्छा, और नेक्स्ट जो है वो एंग्रो के हवाले से पूछा गया है, इन्होंने सवाल किया है कि एंग्रो जो है इनकी 250 जो है, मतलब 250 तक टच कर सकता है।
देखिए एंग्रो की अगर हम देखें तो थोड़ा सा डाउन साइड इसमें आ सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर अच्छा स्टॉक है। और फिलहाल इसके अंदर देखिए जो इस वक्त सपोर्ट बनी है, इसका ब्रेकआउट पॉइंट था 170 का, 170.8। तो फिलहाल प्राइस जब तक इसके ऊपर स्टेबल है तो इसके यहाँ इसके आसपास ही आके थोड़ा सा प्राइस स्टेबलाइज होगी। और उसके बाद जो इसका पहला जो टारगेट होगा वो है तकरीबन अराउंड, इसका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है अराउंड 231 रुपए के आसपास का। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है वो तकरीबन 170 का अच्छा एरिया होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर उनकी 250 की पाएंगे तो उसको एवरेज आउट कर सकते हैं। और अपसाइड पे फिर 250 के लिए कम से कम इसको 230 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए। अगर 230 की ऊपर स्टेबिलिटी आ गई तो ये फिर 250 क्या, ये फिर इसका टारगेट करेगा अपने टॉप को 280 एंड 300 वाले रीजन को। तो अच्छा हम्म। स्टॉक है, इसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड एक इसमें हम डिप देखें, बट वो डिप होगा कि उसको आप एवरेज आउट कर सकते हैं। और टारगेट इसका इनिशियली तो पहले 230 रुपए का होगा, और उसके ऊपर स्टेबिलिटी आ गई तो इनके जो है वो टारगेट्स आराम से इनको मिल जाएंगे। सही। और से लास्ट में जो है वो एयरलिंक के हवाले से पूछा है कि एयरलिंक जो है वो 250 तक जा सकता है। देखिए फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है। और एयरलिंक की अगर बात करें, एयरलिंक के अंदर 195 का एरिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और 195 का इसका ब्रेकआउट पॉइंट होगा। मैं इसको टेक्निकली इस तरह कहूंगा कि 195 के ऊपर अगर एयरलाइन के अंदर स्टेबिलिटी आती है तो ये अपने रीसेंट टॉप को 228 को टारगेट करने के लिए जाएगा। और 228 का जो ब्रेकआउट होगा फिर वो तो डेफिनेट कर देगा इसके, क्योंकि ब्रेकआउट वहां से बुलिश कंसिडर होगा इसका जो टॉप लगा हुआ है 228 का। तो फिलहाल इसके अंदर थोड़ी सी मुझे रूम नजर आती है नीचे की, 165 और 150 के रीजन की। और वो डिक्लाइन आ सकता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें तो बेहतर है बिलो 160, यानी 150 के आसपास जो है वो वहां पर से इसकी एक्यूमुलेशन शुरू की जाए। क्योंकि मुझे थोड़ी सी करेक्शन इसके अंदर लगती है जो इसका पैटर्न इंडिकेट कर रहा है। तो तेजी के लिए इसको 195 का ब्रेकआउट और ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए 228 के टारगेट्स के लिए। सही, बिल्कुल। और सर अब जो आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे, जरा वो हमारे नाज़रीन के अच्छा साथ करें। जी, डीएफएमएल है, नेशनल बैंक है, और उसके अलावा एचबीएल। ओके। डीएफएमएल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डीएफएमएल की अगर बात करें, देखें इसका फिलहाल प्राइसेस अभी 47.8 पे हैं। और इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था अगर हम देखें तो 45 रुपीज का था। और काफी अरसे से उसने जो है वो जब 45 ब्रेक किया तो हमने देखा कि प्राइस 56 रुपए तक शूट की, वो था ये पॉइंट था इसका यहाँ पर। और इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने देखा प्राइस अब ना इसके ऊपर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोज नहीं हो पा रही, इसके ऊपर आके स्टेबलाइज हो रही है 44 के ऊपर। तो इस रीजन के ऊपर जब तक स्टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देखते हैं ट्रेंड लाइन भी इसकी आ रही है अराउंड 38, तो 38-40 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक स्टेबल है, इसके अंदर जो अपसाइड का टारगेट है वो 63 रुपीज का है। और फिर वहां पर देखा जाएगा 63 के ऊपर स्टेबल होता है तो फिर तकरीबन 75-80 रुपए के तक की इसकी जगह ओपन होगी। लेकिन फिलहाल अभी इमीडिएट बेसिस के ऊपर 63 तक की इसके अंदर रूम है। और जैसे भी 47.84 पे, तो 63.23 ये इसका अपसाइड का टारगेट है। सही। और सर नेक्स्ट जो है एचबीएल। अच्छा जी, एचबीएल की अगर बात करें, एचबीएल के अंदर देखिए 140 इसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 140 और 140 135 का एरिया जो है ये एक तरह से इसका सपोर्ट जोन है। और बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे देखें तो तकरीबन 150, और काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि 150 के ऊपर प्राइस इसकी स्टेबल है। तो और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं कि जो इसके अंदर एक शार्प राइज आया था 180 वगैरह की तरफ, तो वो ये था, वो यहाँ पर जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया था और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक शार्प राइज आया था 185 की तरफ। उसके बाद से प्राइस जो है वो इस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ही कंसोलिडेट करी है। थोड़ा बहुत हमने देखा पेनिट्रेट किया, बट वो प्राइस वापस यहाँ से इस रीजन के ऊपर से 153 रुपए के ऊपर से आ जाती है। तो ओवरऑल समझे जब तक ये स्टॉक तकरीबन हम कह सकते हैं कि 130-140 रुपए के ऊपर स्टेबल है, तो उसके अंदर अपसाइड को पहला तो इसका ये टारगेट बनता है 183, वन जो उसका 183 185, ये इसके जो रीसेंट टॉप्स थे। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो प्राइस इसके अंदर जो 180 वाला जो एरिया क्लियर करता है उसकी रीजन मैं यहाँ पर इसलिए भी बता देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इस वजह से कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं तकरीबन 2018 के अंदर जो इसका जो टॉप था वो 191, और यहाँ से प्राइस जो है वो एक क्रैश देखा था हमने। उसके बाद से प्राइस पर इसके ऊपर स्टेबल हो ही नहीं सकी थी।
तो पहला टारगेट इसका ये है 184 का एरिया, और उसके बाद फिर अपसाइड पे अगर इसके ऊपर स्टेबल हो गया तो फिर ये तकरीबन 220 और 230 वाले रीजन को ये टारगेट करेगा। लेकिन फिलहाल फिलहाल हम जो है वो इसको जो है 140 130 वाले रीजन के ऊपर इसके अंदर बाय रिकमेंड करेंगे, और टारगेट इसका जो है वो इमीडिएट पहला जो है 184 का है। उसके ऊपर जो है वो 220 एंड 230 ये इसका टारगेट रीजन होगा। सही। और सर लास्ट में नेशनल बैंक। अच्छा, ये नेशनल बैंक की बात करें, नेशनल बैंक के हमने पहले भी डिस्कस किया था, और इसके हमारे जो तीनों टारगेट्स थे, वो थर्ड टारगेट हमारा था अराउंड 74 75 रुपीज के पास पास का, तो वो अचीव हो चुका है। नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो रैली इनिशिएट हुई थी तकरीबन वो देखिए वीकली बेसिस का हमारे पास चार्ट है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस रैली करती है, फिर एक करेक्शन आती है, फिर रैली करती है, फिर करेक्शन आती है। तो सिमिलरली यही चीज हुई है यहाँ पर भी, और प्राइस ने जाके तकरीबन रैली के बाद 85 तक, 86 ऑलमोस्ट बढ़ी थी। उसके बाद हमने करेक्शन एक देखी, और प्राइस अब दोबारा जो है वो एक रिकवरी की तरफ जा रही है। तो इनिशियली अगर हम बात करें इसका, यहाँ पर जो टारगेट बनता है तकरीबन 92 से 95 का, ये जो रीजन है, ये हम इसका यहाँ से भी टारगेट रखते हैं। कंडीशन ये है कि प्राइस इसकी फिलहाल जो है वो तकरीबन 60, और इस ये वाला जो मैं सपोर्ट रीजन इसका मार्क करता हूँ, इस सपोर्ट रीजन के ऊपर जो है वो प्राइस इसकी स्टेबल रहे। तो जब तक प्राइस इस रीजन के ऊपर स्टेबल रहती है तो हम इसके अंदर 90 से 95 का एरिया, ये इसका इमीडिएट टारगेट जोन होगा। प्राइस अगर उसके ऊपर स्टेबल होती है फिर हम आगे बात करेंगे 105 से 112 रुपए के लिए, लेकिन अभी इसका इमीडिएट टारगेट 90 से 95 का एरिया। नहीं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं सेगमेंट से इजाजत लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।